हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज है 20 सितंबर 2023। द हिंदू न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं, आइए हम देखते हैं। फ्रंट पेज पर पब्लिश हुआ है सबसे पहला न्यूज़, इंडिया डिनाइज एनी रोल इन निज्जर्स किलिंग इन कनाडा। इंडिया ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि कनाडा ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया था कि कनाडा में एक सिख मारा गया है जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। इस सिख के किलिंग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, ये आरोप लगाया था कनाडा ने, लेकिन इंडिया ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। पूरी घटना मैं आपको बताता हूँ। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा था कि सिक्योरिटी एजेंसी से उन्हें जानकारी मिली है कि हरदीप सिंह निज्जर के मृत्यु के पीछे, हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। और यदि ये आरोप यानी ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो ये बहुत ही ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और किसी फॉरेन कंट्री का हाथ होना इस हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में, ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ये कहा जस्टिन ट्रूडो ने। हरदीप सिंह निज्जर, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी 18 जून 2023 को वैंकूवर में। सर्रे जगह का नाम था, सर्रे, ये वैंकूवर में है, 30 किलोमीटर दूर है वैंकूवर से। दो अज्ञात अपराधियों ने जो मास्क पहने हुए थे, उन दोनों ने निज्जर की हत्या की थी। उसकी जांच कनाडा की इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवर्नमेंट को बताया, कनाडियन गवर्नमेंट को, कि इसमें इंडिया का हाथ है, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। तो इंडिया से क्या प्रतिक्रिया मिली, क्या रिएक्शन दिया इंडिया ने? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कनाडा जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल बेतुका है और प्रेरित है। यही शब्द उन्होंने यूज़ किया था, एब्सर्ड एंड इंस्पायर्ड। आप जानते हैं कि कनाडा में हमेशा एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होते रहते हैं। यहाँ पे जो सिख होते हैं, सिख रहते हैं यहाँ पे, वो कनेडियन पॉपुलेशन के 2% कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे करीब 8 लाख सिख हैं कनाडा में, और इंडिया से बाहर विदेशी देशों में सबसे ज़्यादा सिख कनाडा में ही पाए जाते हैं। इंडिया में पंजाब में है, लेकिन पंजाब से बाहर देखें तो कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन पाया जाता है इंडिया से बाहर कोई भी देश में। ये करीब 8 लाख सिख हैं जो कनाडा के पॉपुलेशन का 2% है। समझ गए? तो कनाडा में इसीलिए खालिस्तानी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, खालिस्तानी प्रोटेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपको इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। तो यही है कंप्लीट न्यूज़। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी हैं और हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, हम कानून के प्रति हम बहुत समर्पित रहते हैं, इसलिए ये कनाडा का आरोप ये बेबुनियाद है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, पीएम कॉल्स फॉर कंसेंसस। गवर्नमेंट ने वुमेन कोटा बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये क्या है? अपोजिशन ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि फर्स्ट लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन मात्र 5% था। फर्स्ट लोकसभा से लेकर के करंट लोकसभा तक दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है इस टाइम पीरियड में, लेकिन फिर भी आज लोकसभा में मात्र 14% रिजर्वेशन है वुमेन का। तो इस स्टेटस को चेंज करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो 128th अमेंडमेंट बिल है, इसको याद रखिएगा। इस 128th अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या प्रावधान किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में 33% वुमेन रिजर्वेशन होगा
ये प्रपोज किया है इस बिल में। दूसरी बात, इस बिल को 2026 के बाद लागू किया जाएगा अगर कानून बनता है तो। 2026 के बाद क्यों? क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा जिसमें सीटों की संख्या को रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, तो 2026 के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, ये गवर्नमेंट ने बताया। और इसका फ़ायदा मिलेगा 2026 के बाद आने वाले लोकसभा चुनावों में। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। अब ये लोकसभा से पास होगा और राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर ये बनेगा, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा कानून। और जब कानून बन जाएगा तो 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है, गवर्नमेंट ट्राइंग टू फूल वुमेन विद रिजर्वेशन बिल। ये आतिशी ने कहा है। आतिशी कौन है? आप जानते हैं कि ये दिल्ली सरकार में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो इसने इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि ये बिल 2024 में क्यों नहीं लागू हो सकता है। ये बिल मात्र महिलाओं को बरगलाने के लिए है, उनको मिसलीड करने के लिए है, ये कहा आतिशी ने। क्योंकि ये बिल 2026 में इम्प्लीमेंट होगा, तभी जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तब इम्प्लीमेंट होगा 2026 के बाद, और इसका फ़ायदा 2029 में मिलेगा। मतलब 2024 में तो कम से कम इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो यही कंसर्न रेज किया है आतिशी ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, 3 होयसल टेम्पल्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। होयसला के 3 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। कौन कौन से 3 साइट्स हैं? ये 3 टेम्पल्स हैं। पहला है छिन्नकेसवा, ये है बेलूर में। दूसरा होयसलेश्वर, ये है हलेबीड में। एंड थर्ड वन इज केशवा टेम्पल, ये है सोमनाथपुर में। तो ये 3 टेम्पल्स हैं। ये पहले 2 तो ये दोनों हसन डिस्ट्रिक्ट में हैं, और ये तीसरा जो है ये है मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये तीनों टेम्पल्स को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। इन टेम्पल्स को प्रिजर्व कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया, ASI। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है, कांग्रेस क्लेम्ड रिजर्वेशन बिल एज इट्स ऑन बैट्स फॉर सब कोटा फॉर OBC। अब देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है इसको पास करना इतना शायद आसान नहीं है, क्योंकि अब इसकी कई खामियां निकलेंगी। अब कांग्रेस ने रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन मांगा है। दैट मीन्स सोनिया गांधी ने कहा कि इट्स आवर्स, ये अपना है। मतलब इस बिल को पहले 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में। इसके बाद 2019 में भी रीइंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया, लेकिन तब भी लैप्स हो गया। ठीक है, 2010 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो सिर्फ ये राज्यसभा तक सीमित रह गया था, लोकसभा में ये नहीं जा पाया था बिकॉज ऑफ सम इशूज। OBC महिला आरक्षण को लेकर के कुछ इशूज आ रहे थे इस बिल के ऊपर, तो इसलिए एक बड़ा हर्डल बन गया था यह इशू, और बिल पेंडिंग रह गया राज्यसभा में ही। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, इसने कहा कि गवर्नमेंट को इस हर्डल को रिड्रेस करना चाहिए और OBC की महिलाओं को, OBC कैटेगरी की महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन का अलग से प्रावधान करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, SC ST और वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए इस बिल के अंदर।
जब 1/3 रिजर्वेशन देगी सरकार, तभी जाके सही मायने में बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं के लिए जस्टिस का काम होगा। ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे को रिस्पॉन्ड करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू कौन है, ये भी तो महिला है, इस महिला को एम्पावर किया है बीजेपी ने। निर्मला सीतारमण ने खुद का एग्जाम्पल दिया कि मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी एम्पावर किया है बीजेपी ने। कांग्रेस ऐसे एम्पावरमेंट महिलाओं को दे ही नहीं सकती है, सिर्फ बात करती है। तो ये बहस देखने को मिली लोकसभा के अंदर। आइए अगला न्यूज़ देखते हैं। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर फ्लोट्स न्यू साइंस अवार्ड्स। केंद्र सरकार नए साइंस अवार्ड्स लेके आई है। ये क्या है आइए समझते हैं। पद्मा अवार्ड्स की तरह ही इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और हर साल 11 मई को साइंस अवार्ड्स की घोषणा होगी और कई कैटेगरीज में साइंस अवार्ड्स बांटे जाएंगे। आइए इनके कैटेगरीज को देखते हैं। 11 मई क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे को ऑब्जर्व करने के लिए ये साइंस अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये साइंस के अलग अलग कैटेगरीज क्या है साइंस अवार्ड्स के। पहला है विज्ञान रत्ना, इसके अंतर्गत 3 अवार्ड्स दिए जाएंगे। दूसरा है विज्ञान श्री, इसके अंतर्गत 25 अवार्ड्स दिए जाएंगे। तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, इसके अंतर्गत 25 अवार्ड्स दिए जाएंगे। और चौथा है विज्ञान टीम अवार्ड्स। विज्ञान टीम अवार्ड्स, इसके अंतर्गत 3 अवार्ड्स दिए जाएंगे। पद्मा अवार्ड्स की तरह ही इसमें भी कोई कैश प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा और मेडल्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बाइडन आस्क्स वर्ल्ड टू स्टैंड अप टू रसियाज नेकेड एग्रेशन। जो बाइडन ने रसिया के खिलाफ जेनोसाइड का आरोप लगाया, मतलब रसिया के ऊपर जेनोसाइड का आरोप लगाया। जो बाइडन ने कहा कि ये यूक्रेन में जेनोसाइड को अंजाम दे रहा है रसिया, ठीक है। फिर व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि रसिया यूक्रेन में किडनैपिंग, मर्डर, रेप, इस तरह के बहुत ही घिनौने अपराध को अंजाम दे रहा है। तो जो बाइडन के भाषण पर खूब तालियां बजी। वेस्टर्न कंट्रीज़ हमेशा सपोर्ट करते हैं जो बाइडन को और रसिया के खिलाफ हैं यूक्रेन रसिया वॉर में। फिर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने लीबिया में हाल ही में आए फ्लड की चर्चा की जिसमें थाउजेंड्स लोग मारे गए थे। विशेषकर लीबिया का एक शहर है डेरना, ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर लाई करता है। सबसे ज़्यादा जानें चली गई थी डेरना में। यहाँ पे 2 डैम भी टूट गए थे जिसके कारण बहुत नुकसान हो गया था और डेरना में बहुत सारे लोगों की लाशें मेडिटेरेनियन सी में चली गई थी बहते हुए। तो ये काफ़ी ख़तरनाक मंजर था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अजरबैजान लॉन्चेज ऑपरेशन इन काराबाख, वाउज टू फाइट अंटिल द एंड। तो अजरबैजान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है काराबाख रीजन में। काराबाख रीजन यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है कि काराबाख एरिया अजरबैजान को बिलोंग करता है, लेकिन आर्मेनिया भी अपना दावा करता है कि ये उसका क्षेत्र है। काराबाख रीजन में रहने वाले लोग काराबाख रीजन को एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चलता है। जैसे
इंडिया के अगेंस्ट खालिस्तानी मूवमेंट आजकल चल रहा है विदेशों में, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है और इसीलिए अजरबैजान ने इस रीजन में, काराबाख रीजन में ऑपरेशन चलाया और अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया के फाइटर्स यहाँ पे हैं, अजरबैजान में मौजूद हैं और काराबाख रीजन में मौजूद हैं और काराबाख के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट में। तो यही है कंप्लीट न्यूज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रांस एंड जर्मनी बैक EU एनलार्जमेंट प्रपोजल। फ्रांस और जर्मनी EU के दो सबसे बड़े देश हैं, ठीक है। EU में करंटली 27 मेंबर्स हैं। रशियन अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन को देखते हुए और रसिया यूक्रेन वॉर का इफ़ेक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बुरा था, इस चीज़ को देखते हुए फ्रांस और जर्मनी ने ये प्रपोज किया है कि EU की मेंबरशिप बढ़ाई जाए, इसके वर्क मैकेनिज्म को बढ़ाया जाए, लेजिस्लेटर के नंबर्स को सीमित किया जाए। तो कई सारे प्रपोजल्स हैं। यूरोपियन यूनियन के कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, फंक्शन कैपेसिटी को। तो कई ऐसे प्रपोजल्स हैं और विशेषकर इसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ को बढ़ाने की बात हुई है। तो फ्रांस और जर्मनी ने एक मिनिस्टरियल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में फ्रांस और जर्मनी के कई मिनिस्टर्स थे। इस कमेटी ने एक पॉलिसी पेपर बनाया जिसमें ये सारे प्रपोजल्स डिस्क्राइब किए कि हमें क्या क्या करना चाहिए EU के फंक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और अगले दिन अगर कोई संकट आती है तो इस केस में हम उस संकट से कैसे निपट सकते हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन इस पॉलिसी पेपर में फ्रांस और जर्मनी ने लिखा, ठीक है। अब 27 से बढ़ाया जाएगा मेंबर्स की संख्या। यूक्रेन, फिर कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो फ्रंट रनर की भूमिका में हैं। पहला है यूक्रेन, फिर है वेस्टर्न बाल्कन, फिर मोल्डोवा। तो ये 3 कंट्रीज़ तो अभी फ्रंट रनर पर हैं। इसके बाद और भी कई कंट्रीज़ को सम्मिलित किया जाएगा यूरोपियन यूनियन में, और प्लान है कि करीब 10 कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया जाए ताकि रशियन अग्रेशन के खिलाफ लड़ा जा सके। यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर लेन ने तो यहाँ तक कह डाला कि हम ट्रीटी चेंज का इंतज़ार क्यों करें, हम उससे पहले ही काम करना शुरू क्यों ना कर दें। तो इतनी बेताबी है, रसिया से इतना खौफ है। तो आज की न्यूज़पेपर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।